नेक्स्ट थ्योरम है, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन ए रिजिड बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट आइदर मीट इन ए पॉइंट और बी पैरेलल। देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं देन फोर्सेस मस्ट बी कोप्लेनर। अब ये थ्योरम कहते हैं कि फोर्सेस कोप्लेनर तो होंगे ही, लेकिन साथ में या तो वो फोर्स किसी पॉइंट पर मीट करेंगे, यानी कि तीनों के तीनों फोर्स इंटरसेक्टिंग होंगे, किसी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर तीनों के तीनों पैरेलल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दो फोर्स इंटरसेक्टिंग है तीसरा पैरेलल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। या तो तीनों किसी न किसी पॉइंट पर मीट करेंगे या फिर वो पैरेलल होंगे। करते हैं इसको प्रूफ। Let PQR be three forces acting on the rigid body and are in equilibrium। आपको तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में दिए हुए हैं, वो हमने सपोज कर लिए PQR। आपने लास्ट वीडियो में थ्योरम जो मैंने करवाई थी वो थ्योरम लगा दो यहाँ पर। Therefore the forces are coplanar, फोर्सेस कोप्लेनर होंगे। अब दो केसेस बनाए हैं। दो केसेस कैसे बनाए हैं कि इफ़ ऑल द थ्री फोर्सेस आर नॉट पैरेलल। ठीक है, पहला केस बनाया है कि फोर्सेस पैरेलल नहीं है, दूसरा थ्री का भी छोड़ो। देखो सपोज करते हैं उन तीन में से मैंने कोई दो फोर्स लिए, एक फोर्स लिया P ले लिया और एक Q ले लिया, तो दो ही केस पॉसिबल है, या तो P Q दोनों इंटरसेक्टिंग होंगे या दोनों पैरेलल होंगी। तो पहला केस ले लिया कि वो पैरेलल नहीं है, दूसरा केस ले लेंगे दोनों P और Q पैरेलल है। तो पहला केस लिया इफ़ ऑल द फोर्सेस आर नॉट पैरेलल, क्योंकि P और Q अगर पैरेलल नहीं है तो मैं लिख सकती हूँ ऑल द फोर्सेस आर नॉट पैरेलल, then at least two of them say P and Q must meet in a point O। तो दोनों में से अगर P और Q पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेंगे। P और Q जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का नाम आपका गिवन है, दिस पॉइंट इज O। देखो बताती हूँ मैं आपको। देखो सपोज करो इंटरसेक्टिंग फोर्स, एक फोर्स ये लिया P और एक फोर्स Q लिया, दोनों इंटरसेक्टिंग फोर्स हैं। आपने देखो फर्स्ट चैप्टर में भी किया था कि अगर दो फोर्स इंटरसेक्टिंग है तो उसका रिजल्टेंट आप डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से दे सकते हो। लेट दिस इज द रिजल्टेंट। अब तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम का मतलब एक P है एक Q है, इनका रिजल्टेंट आपको ये दे रखा है। तो तीसरा फोर्स इसके इक्वल और अपोजिट होगा तब भी फोर्सेस P और Q आर इक्विलिब्रियम में बनेंगे। तो तीसरा R फोर्स कैसा होना चाहिए, इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल और अपोजिट। तो देखो दो इंटरसेक्टिंग लिए, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो तीसरा आपका वहीं से पास कर गया। ठीक है, आपको यही शो करना था, तो तीनों पॉइंट मीट करने चाहिए, एक पॉइंट पे इस पॉइंट पर मीट कर गए। देख फर्स्ट केस में वही शो किया है। Then and therefore resultant of P and Q passes through O। देखो ये बना रखी फिगर, P this is force P, Q ये resultant। Since P Q are in equilibrium therefore R must be equal and opposite to the resultant of P and Q। इस रिजल्टेंट के इक्वल अपोजिट होना चाहिए, so R must also pass through O, hence three forces meet in a point। केस 2 लेते हैं। केस 2 में जो दो फोर्सेस P और Q को मैंने ले लिया पैरेलल, दिस फोर्स इज P दिस फोर्स इज Q पैरेलल। आपको पता है पैरेलल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है दोनों के बीच में कहीं लाई करता है और रिजल्टेंट की वैल्यू आती है P प्लस Q, दिस इज द रिजल्टेंट। फिर से वही लॉजिक लगा दो ऊपर वाला कि P Q R इक्विलिब्रियम में है तो R इस फोर्स के इक्वल और अपोजिट होगा। तो ये P प्लस Q था, R इसके क्या होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट और मैग्नीट्यूड में P प्लस Q के इक्वल। तो फिर से देख लो P Q R तीनों कैसे आ गए डायरेक्शन में पैरेलल, या तो तीनों इंटरसेक्टिंग थे या तीनों पैरेलल। तो देखो इफ टू ऑफ द फोर्सेस P and Q are parallel the resultant is also parallel to them। Since R balances this resultant therefore direction of R must coincide with the direction of resultant of P and Q। Hence the third force R is also parallel to P and Q। उसके बाद है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। ये आप खुद रीड आउट कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, आप ऑलरेडी कर भी चुके हो। नेक्स्ट है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ, इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाई। इसकी जस्ट मैं स्टेटमेंट आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, प्रूफ इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाती हूँ। और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम अच्छे से समझ लेना, हर क्वेश्चन में इसका यूज़ आएगा, एक्सरसाइज में बहुत यूज़ होगा इसका। देखो क्या है, इफ़ G इज़ ए पॉइंट इन द साइड AB ऑफ ट्रायंगल OAB।
मैं इसको ड्रॉ करके सिखा देती हूँ आपको। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। दिस ट्रायंगल इज OAB. G is a point. Let G is the point inside AB. G is a point inside AB of triangle OAB. If OG divides AB into two parts M and N, OG और G को ज्वाइन कर दो तो ये जो है ये लाइन इस लाइन को M/N की रेशियो में डिवाइड कर रही है। मीन्स ये M है, ये N है। मीन्स कह सकती हूँ AG इज M and GB is N. And the angle AOB angle, this is the AOB angle into two parts alpha and beta. ये जो OG है ये इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड सेकेंड पार्ट इज दिस। लेट फर्स्ट पार्ट इज अल्फा एंड सेकेंड पार्ट इज बीटा। अब एमएन थ्योरम कहती है देन सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें दो स्टेटमेंट हैं। कोशिश करूँगी कि हर क्वेश्चन में आपकी जो है मैं यही स्टेटमेंट यूज़ करवाऊँ। अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ी तो दूसरी यूज़ करेंगे, अदरवाइज कोशिश यही रहेगी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यूज़ हो। और एक चीज़ और देखो, यहाँ लिखा क्या लिखा है, m+n cot थीटा। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट देखो, m+n cot थीटा इज इक्वल टू m cot अल्फा माइनस n cot बीटा। दैट इज m+n cot थीटा इज इक्वल टू m cot अल्फा माइनस n cot बीटा। अब यहाँ थीटा और देख लेते हैं। वेयर थीटा इज द एंगल OGB, दिस इज द एंगल थीटा। देखो मैं आपको लर्न करने के लिए थोड़ा सा समझा रही हूँ, हालांकि ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, बट जस्ट कि आपको थोड़ा सा लर्न करने में आसानी रही इसलिए बता रही हूँ। देखो यहाँ क्या लोगे, m+n दोनों को ऐड किया इनटू जो ये एंगल है आपका, तो जो भी एंगल है दैट इज कोट थीटा इज इक्वल टू, कैसे करोगे देखो, एक तो ये जो रेशियो है इसको इसके कोट से मल्टीप्लाई कर दो, टर्म बनेगी m कोट अल्फा मीन्स ये वाली टर्म, एक इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो n, ये बीटा है n कोट बीटा। ठीक है, याद कैसे रखोगे, इन दोनों में से देखो एक पॉजिटिव आनी एक नेगेटिव आनी है। जो थीटा है थीटा से अपोजिट साइड, ये थीटा इस साइड है राइट साइड में है, इससे लेफ्ट वाली जो टर्म है थीटा के लेफ्ट में जो टर्म है वो पॉजिटिव और इसके साथ वाली नेगेटिव। मीन्स कोट थीटा m+n कोट थीटा इज इक्वल टू m कोट अल्फा माइनस n कोट बीटा। मैं आपको क्वेश्चंस में यही स्टेटमेंट यूज़ करवाऊंगी। एक और भी है वो भी देख लो, m+n कोट थीटा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है आपकी, m+n कोट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ अल्फा बीटा की जगह ए और बी एंगल है, दैट इज n कोट ए माइनस m कोट बी। देखो यहाँ लेना तो वही है, थीटा से अपोजिट वाला एंगल लेना है, यहाँ अल्फा बीटा की जगह लेना है कोट ए कोट बी, लेकिन डिफरेंस क्या है, कोट ए के साथ यहाँ m मल्टीप्लाई नहीं है, कोट ए के साथ n मल्टीप्लाई है, n कोट ए माइनस m कोट बी। ठीक है, मैं क्वेश्चन में कोशिश करूँगी यही यूज़ हो, पर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें मेरे पास अल्फा बीटा एंगल मुझे पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, तो उस केस में मुझे मजबूरी में ए और बी लेने पड़ेंगे। तो